आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते जिसे निमरा अहमद ने तहरीर किया है, इसका आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। इम्तिहानात का मौसम खत्म हुआ तो अलविदाई दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने अब आखिरी महीने की सयाहत के लिए रवाना होना था तो सबांजी में एक दफा फिर से वही माहौल छा गया जो स्प्रिंग ब्रेक से पहले छाया था। रवानगी की तैयारियां, पैकिंग, आखिरी शॉपिंग, नक्शे, गाइड बुक्स सिर्फ वही थी जिसने भी कोई हतमी फैसला न किया था। इस रात इनके ड्रोम में पॉटलक डिनर था। सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स अपने ममालिक की डिशेस तैयार करके ला रहे थे। देसी खाना में बिरयानी के अलावा इसे सिर्फ चिकन कढ़ाई ही बनानी आती थी। सोनजम मजी के अपार्टमेंट के साथ मिलकर इसने वही बनाई। नमक मिर्च अलबत्ता जरा तेज हो गया था। चलो खैर है, कम बनी है तो कम ही खाएंगे सब। जुम्बाजी ने उसे तसल्ली दी। अभी वो दोनों उनके कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हया सियाह स्कार्फ थोड़ी तले पिन अप कर रही थी जबकि अंजुमबाजी आई शेड्स लगा रही थी। उन्होंने सिल्क का नॉर्मल सा जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा अच्छा था मगर कमीज काफी छोटी और शलवार खुली थी। या तो अंजुम बाजी जरा आउटडेटेड थी या फिर इंडिया में अभी तक पतलिया शलवार और छोटी कमीज का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो अरसा हुआ और गायब हो चुका था। इसने सोचा जरूर मगर कहा नहीं। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। इसे नकाब उड़द से देखकर अंजुम बाजी जरा बेचैन सी बोली। वो जरा चौकी फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है अंजुम बाजी, मगर लोग तो वही हैं जिनसे मैं सारा दिन नकाब करती हूँ। अब उतारा तो कितना बुरा लगेगा। इसने बेहद आसान से समझाया तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ ये तो है, अपने देसी लोग कितने अच्छे होते ना, हिजाब पे आपको अजियत नहीं देते जैसे टाली जैसे लोग देते हैं। शुक्र अंजुम बाजी ने दोबारा एतराज नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। वो भी तो इनके पुराने फैशन पे कुछ नहीं बोली थी। इसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। इसने सियाह सिल्क ब्लाउज और स्कर्ट के साथ सियाह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास सियाह था, बस आस्तीन पे कलाइयों की सफेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमकती थी। ड्रोन ब्लॉक के कॉमन रूम में रोशनियों का सा समा था। कुर्सियों के फूल वैसे ही बने थे जैसे हुसैन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे। इसका जिंजर ब्रेड हाउस और नीचे यूरोपियन लड़कियां बहुत दिल से तैयार हुई थी। शोल्डर लेंस मलबूसा जो घुटनों पर से आते थे जैसे वो कोई रूम नाइट हो। ऐसे में वो सब अलग थलग के कोने में खामोशी से बैठी थी। फलस्तीनी लड़के और हाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे। सुन नहीं आ सके थे। वो खुद को बहुत तना महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सी वीरानी चाहिए थी जैसे वो किसी गलत जगह पे आ गई हो। अगर वो पहले वाली हया होती तो ऐसी तैयार होती कि कोई उसे नजरअंदाज न कर पाता। वो मौके की मुनासबत से साड़ी, ऊंचा चूड़ा और हाई हील्स पहनती और इसने छटका जमाने जाहिलियत की कशिश शकल आखिर मरती क्यों नहीं है। वो क्यों बार बार खिंची रहती है। हालांकि वो कतन वापस इस दौर में नहीं लौटना चाहती थी। वो तो इस पहाड़ी पे कदम रख के ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर अब नीचे क्यों देख रही थी। नीचे तो खाई थी, खाना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स हंसते मुस्कुराते बातें करते प्लेट लिए इधर उधर घूम रहे थे। टाली अपनी डिश उठाई थी। पता नहीं गोश्त और गाजर का क्या मलबा पता जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा अमरानी नाम ले रही थी। इसने बहुत खुश दिली से हया के आगे डिश की तो है नहीं शुक्रिया कहते हुए जरा सा प्लेट में डाला। टाली मुस्कुरा के आंख बढ़ गई है। तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया। फिर एकदम ठहर गई। वो नकाब पे बैठी थी। नकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी। इसे क्यों भूल गया था कि वो नकाब के साथ नहीं खा सकती थी। इसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। कोई इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था मगर वहां बहुत से लड़के थे। वो नकाब नहीं उतार सकती थी, कम से कम टाली के इस मलगोबे के लिए तो नहीं। इसने बेदिली से कांटा प्लेट में गिरा दिया। दिल की वीरानी बढ़ गई। इतने सारे एक जैसे लोगों में एक ही मुख्तलिफ सी लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। वो इन सब में बिल्कुल मिसफिट थी। अजनबी एलियन, किसी और दुनिया से ताल्लुक रखने वाली। ये इसकी दुनिया नहीं थी। आगे पाकिस्तान में भी तो औरतें और तकरीबात में होंगी। वो तो इधर भी मिसफिट लगेगी। यूं इसलिए बाद में खुद को लपेटे या अलग थलग खामोशी से। लोग तो उसे पागल कहेंगे, इसे अजनबी कहेंगे। इसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था मगर खुद इसको सारा मंजर बहुत अजनबी अजनबी सा लग रहा था। वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ओडन आउट, वही बन चुकी थी। वो घुटन बढ़ गई थी। उसे लगा कि अगर वो कुछ देर मजीद बैठी तो रो देगी। इसे यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए।
किसी जंगल में जहां वो अजनबी ना हो। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रास्ते में टाली दो लड़कियों के साथ खड़ी खड़ी हंसकर बातें कर रही थी। इसे आते देख के शरारत से मुस्कुराई। हया, तुमने अपने स्कार्फ में क्या छुपा रखा है? डोरनॉब घुमाते हुए हया ने पलट कर देखा और संजीदगी से बोली, खुदकश बम। क्या दिखाऊं? इसने सवालिया आबरू उठाई। टाली की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उसके संभलने का इंतजार किए बगैर बाहर निकल आई। अपने ड्रोम में आकर इसने जोर से दरवाजा बंद किया, फिर दरवाजे से कमर टिकाते हुए आंखें बंद किए तेज तेज सांस लेने लगी। चंद सानिया बाद इसने आंखें खोली। कमरा खाली था। चारों डबल स्टोरी बंक्स नफासत से पड़ने पड़े थे। वो इसी तरह दरवाजे से लगी जमीन पर बैठती गई। स्कार्फ के पिन नोच कर उतारे अपनी इसी मेज की तरफ उछाला। वो कुर्सी पे जा गया। एक बल्लू लटकता हुआ जमीन को छूने लगा। वो इसे उठाने के लिए नहीं उठी, बस नम आंखों से उसे देखे गई। वो तो कभी महफिलों की जान होती थी, इतनी सहरंगेज कि इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर अब वो कैसे एकदम से अजनबी बन गई थी। बीप की आवाज के साथ पॉकेट में रखा मोबाइल बजा। इसने फोन निकाल कर डूबी आंखों से देखा। मेजर अहमद का मैसेज आया था। कैसी हैं आप? बस 3 अल्फाज। शायद इसके दिल ने इसे बता दिया था कि वो बहुत टूटी हुई बिखरी हुई है। इसी वक्त ये कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं थी, वो वजदान का ताल्लुक था, ख्याल का रिश्ता। वो जवाब टाइप करने लगी, मुझे जन्नत के इन पत्तों ने दुनिया वालों के लिए अजनबी बना दिया है मेजर अहमद। पैगाम चला गया। आंसू उसी तरह इसके चेहरे पर लुढ़कते रहे। इसे पुरानी जिंदगी याद नहीं आई थी। इसे नई जिंदगी मुश्किल लग रही थी। अहज़ाब की जंग की ये खंदक तो बहुत गहरी, बहुत तारीख थी। इसमें तो दम घुटता था। वो कैसे इस पे कायम रह पाएगी? अहमद का जवाब आया तो स्क्रीन जगमगा उठी। इसने पैगाम खोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्लाम शुरू में अजनबी था, अनकरीब ये फिर अजनबी हो जाएगा, और सलाम हो उन अजनबियों पर। स्क्रीन पे टिप टिप इसके आंसू गिरने लगे। ओ अल्लाह! इसने बेख्तियार दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो क्यों ना समझ सकी कि यही अजनबी पन तो इस्लाम था। ऐसी ही तो होती हैं अच्छी लड़कियां, आम लड़कियों से अलग, मुनफरिद, मुख्तलिफ। दुनिया में गुम बेफिक्री से कह के लगाती कपड़ों जूतों और ड्रामा, मगर लड़कियों जैसी नहीं होती। अजनबियत इनकी शनाख्त होती है, और साहिल के कीचड़ पे चमकने वाला अलग सा मोती मोती होता है, अजनबी मोती। वो धीरे से मुस्कुराए। हथेली की कुछ से आंसू लग रहे। वो एक मजबूत लड़की है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी थी। वो इस अजनबी तरीके से इस दुनिया में सर उठाकर सबके सामने, सबके दरमियान जिएगी, और वो दुनिया वालों को ये करके दिखाएगी। आइंदा वो कोई पार्टी छोड़कर नहीं आएगी। वो पूरे एतमाद से बैठेगी। वो उठी और अपना स्कार्फ उठाया। फिर फोन पे आयशा का नंबर मिलाने लगी। अजनबी लड़कियों को अपने जैसी एलियन ज्यादा से ज्यादा अनटच रहना चाहिए, ताकि जब खंदक खोदते वक्त कोई अपने दिल पे रखा एक पत्थर दिखाए तो इसे अपने 2 पत्थर दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम हया। दूसरी जाने बाहर चकी थी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? वो आईने के सामने खड़ी बालों का जूड़ा खोलने लगी। नम रेशमी बाल खोलकर कमर पर गिरते चले गए। वो भी इतनी खूबसूरत थी जितनी पहले थी। मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा बॉक्स खुला या नहीं। अरे हाँ, वो खुल गया, मगर इसमें सिर्फ एक चाबी थी। खुल गया, तुमने पहली बूझ ली। बाहर एकदम से पुरजोश हो गई। हाँ, मैंने बूझ ली। तो इस बॉक्स की क्या थी? कौन सा लफ्ज था? बाहर को बेहद बेचैनी थी। इसने भी हया के बॉक्स पर जोर आजमाई की थी, मगर सब इसके ऊपर से गुजर गया था। इसकी की टैक्सिम थी। इसने मुस्कुराते हुए बताया। ऐश्वर्य बाहर बॉक्स एक कोट की अमूमन की कहा करती थी, मुकफ्फल बॉक्स की चाबी। बालों में ब्रश चलाती हुए एकदम बिल्कुल ठहर गई। इसके जहन में रोशनी का मुंतसल की। इसने बेयकीनी से दोहराया। बाहर मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी कुछ काम आन पड़ा। इसने जल्दी से फोन बंद किया और अपने दरवाजे से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेजी से स्लाइड्स ऊपर नीचे की। टैक्सी का लफ्ज सामने आया तो मुकफ्फल बॉक्स खुल पड़ा। मुकफ्फल बॉक्स की कुंजी टैक्सिम थी। अंदर रखे कागज पर लिखी तहरीर वाज़ेह थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। चाबी। खुदाया, इसे पहले क्यों समझ में ना आया? पिंकी ने कहा था तोड़कर खोलने पे किसी काम का नहीं रहेगा। इसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी, ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहली बूझकर खोलने वाले को इल्म होगा कि चाबी से मुराद तकसीम है। तकसीम ने जो 2 फुल स्टॉप्स लगाने से क्या बनता था? वो सोचना चाहती थी, मगर लड़कियां वापस आ गई तो इसकी एक सुई मुतासिर होने लगी। इसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहां के ड्रोम ब्लॉक की 2 तुर्क स्टूडेंट्स बैठी पड़ रही थी। वो भी एक कुर्सी पर आ बैठी रही, कागज पे लिखा टैक्स। फिर इसके नीचे कई जगहों पे नुक्ते लगा कर देखे, मगर कुछ नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा, तब भी कुछ नहीं बना। सुनो, उसने 2 लड़के से मुखातिब किया। दोनों सर उठाकर उसे देखने लगे। टैक्सिम के नीचे आयमन
टैक्सिम स्क्वायर के नीचे अगर हम 2 फुल स्टॉप्स लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की उलझ कर उसे देखने लगी जबकि दूसरे ने बहुत बेनियाजी से चाय लटकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रैवल करना है तो फिर सिसली। क्या? हया को समझ नहीं आया। टैक्सिम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे 2 पूरे स्टॉप ट्रैवल करो तो सिसली का स्टॉप आएगा ना? वो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई। ओहो, वो टैक्सिम लफ्ज की बात कर रही है, असली वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपनी साथी को टोका। जवाब इस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो बदिक्कत मुस्कुराई। नहीं, मैं असली वाले टैक्सिम स्क्वायर की ही बात कर रही हूँ। वो कुर्सी पर वापस घूम गई और वो तहरीर पड़ी। चाबी तले 2 फुल स्टॉप यानी टैक्सिम के नीचे 2 पूरे स्टॉप। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते इसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखा लगाए गए थे। सिसली इसने जेर लब दोहराया। सिसली में इसकी अमानत थी। डॉली की अमानत जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था इसे अब कल सुबह टैक्सिम के नीचे पूरे 2 स्टॉप तक सफर करना था। मेजर अहमद का बदल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। वो सुबह बहुत सुनहरी नरम गर्म सी तिलु हुई थी। वो टैक्सिम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं होता कि गंदा मैला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों की खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले जब तक बाल खुश्क हुए। हाल एक पैकेट उठाए अंदर आई। फलस्तीनी स्टूडेंट सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे तुम्हारा ही गिफ्ट दे गए थे, तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट दिए। अच्छा दिखा। वो ब्रश रख के बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर इसके तोहफे पर एक सादा मोटे कार्ड पे लिखा था। लतीफ ने बताया था कि कल हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने नकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी, इसलिए हम ये ले आए। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मन जाने फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट। इसके नीचे एक सियाह सिल्क का लिबादा रखा था। इसने वो उठाया तो वो नरम रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से फिसलने लगा। सियाह लंबा अबाया जो हरीर का बना था। वो आम रेशम नहीं था बल्कि जरा मुख्तलिफ था। इसमें बहुत हल्की सी चमक थी जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है। आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सब्ज पत्थर लगे थे। किसी लेस की तरह वो बादाम के साइज की तरह बिल्कुल जमरद की तरह लगे थे। सिवाय सब्ज स्टोन्स की लेस के सारा बाया सादा था। इसकी स्टूल अलबत्ता रेशम के बजाय किसी नरम कपड़े की थी और साथ ही में एक अलग नकाब भी था। इसे कार्ड पे लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया। इससे अलग नकाब को जिसमें आंखों का खाला पहना था पेशानी पे रखकर सर के पीछे पिनअप करना था। नकाब की साइड खुली होती और वो इससे खा सकती थी। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुम्हें पता है? उन्होंने जरूर जवाहिर से लिया होगा। वहां एक शॉप से सऊदिया के इम्पोर्टेड अबाया मिलते हैं। ये वही है और तुम्हारे पाकिस्तानी रुपयों में 10-15 हजार से कम का नहीं होगा। हालत सताई से इस खूबसूरत अबाया को देखते हुए कह रही थी। और इनकी खास बात यह है कि इनमें गर्मी नहीं लगती। पता नहीं क्या मैकेनिज्म है मगर इसको तुम गर्म से गर्म माहौल में भी पहनो तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं लगेगी। वाकई वो बहुत मुतासिर सी अबाया को लट पलट कर देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाह नहीं टिकती थी। इसने अपने लिबास पे ही इसको पहना और आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद करने लगी। अबाया इसके कदमों तक गिरता था जैसे किसी रॉयल प्रिंस का रेशमी लिबासा हो। एक बहुत शाहाना झलक थी उसमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तो? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे भी कुछ मंगवाना है। वो जल्दी से कागज पर कुछ चीजें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। इसने बाया की स्टोर चेहरे के गिरता पड़ते हुए कहा। बस मुझे जल्दी से एक अमानत उठानी है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो मेज पे कागज रखे कुछ लिख रही थी ना समझी से सर उठाए। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रखवाई है? यही समझ लो। इसने जरा से चाने उचकाया। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से पहले पूछ लिया करती थी कि कौन सी शय रखी और कौन सी नहीं, मगर वो ठटक कर रुक गई। किस चीज की चाबी? अमानत की चाबी? इसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना। हाले ने उसे बेयकीनी से देखा। तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को। तुम इन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लेफ्ट लगेज को लॉकर्स में लगेज अमानत बोलते हैं ना। ओह, लेफ्ट लगेज लॉकर्स। इसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर जहाँ लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं कि बाद में उठा लेंगे। इसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि चाबी किसी लेफ्ट लगेज लॉकर की भी हो सकती है। हाले वो तेजी से इसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में अमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? इसकी बात पे हाले मतलब सबसे सोचने लगी। सच कहूँ तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर ट्राई नहीं किया, मगर अमूमन रेलवे स्टेशन पर लॉकर्स होते हैं। तो सिसली के स्टॉप पर देखना, शायद वहां कोई मिल जाए। टैक्सिम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप्स। ये वो जगह थी जहां कोई अमानत लॉकर था। इसने जहन में इस पहली को डिकोड किया।
किसी के मेट्रो स्टॉप पे मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पे लटकाए बहुत पुरएतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ सामान जमा करना है, लगे जमानत किस तरफ है? इसने सरसरी से अंदाज में लॉकर्स का पूछा, इसलिए कि मुझ तो माना लगे इसने ये ना बताना बेहतर समझा कि किसी ने इसके लिए अमानत रखवाई है। मैडम यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई लॉकर नहीं है? इसने अचंभे से गिरने का दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हो, आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर्स खत्म कर दिए गए थे। मोहम्मद तो क्लर्क ने तफसील बताया। अच्छा, इसका दिल मायूसी में डूब गया। तकसम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पर नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी से स्लीप उतर गई। तकसम से मेट्रो लाइन का आगाज होता था, मेट्रो एक ही सीन में जाती थी, सो 2 पूरे स्टॉप्स का इख्तिताम से स्लीप होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले लीजिएगा। वो जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूंगी। इसने शौरी तौर पे पर्स को जरा मजबूत पकड़ लिया। बस मुझे जवाहिर से जरा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूंगी। इसकी आवाज में मायूसी थी। अच्छा, आप जवाहिर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो जरा सा रखा। जवाहिर में अमानत लॉकर्स होते हैं, वो एंट्रेंस के करीब ही बने हैं। वाकई वो झटके से वापस पलटी। अमानत लॉकर्स चाबी से खुलते हैं? अरे मैम, वो जमाने गए जब लॉकर्स चाबी से खुलते थे। सल्तनत तुर्की अब तरक्की कर चुका है। तुर्की बूढ़े बहुत फखर से गर्दन उठाकर कहा, हमारे अमानत लॉकर बारकोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स, ने गहरी सांस लिया, मुस्कुराई। अल्लाह तरक्की याफ्ता सल्तनत तुर्की को सलामत रखे। बारकोड, इसने समझते हुए सर हिलाया। फिर आखिर से सारे ब्रेड क्रम्स मिलते जा रहे थे। हमें ने वहां लॉकर्स की मशीन का तरीका दिखा। इसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहां बने की प्लेट पे इसने 6 का हिस्सा दबाया। यही हिस्सा इसकी बारकोड की रसीद के 4 कोने में लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन की स्क्रीन पे 6 लिखा है। इसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली तरफ से कागज की शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टूटू की आवाज आई। स्क्रीन पे सुर्ख इबारत उभरी, बारकोड गलत था। इसने बेयकीनी से रसीद को देखा, फिर मशीन को शायद कोई गलती हो गई हो। गाड़ा अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से उसे देख रहा था। हैर जल्दी से मशीन रीसेट की और 6 पर उंगली रखी, फिर बारकोड सामने किया। फिर सुर्ख इबारत उभरी, कुछ गलत था। गार्ड की नजरें बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगलियों से तीसरी दफा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसल कर फर्श पे जा गिरी। वो तेजी से उठाने लगी, झुकी रसीद का कागज उल्टा गिरा था। यूं के अल्फाज सर के बल उल्टे नजर आए। चारों कोने में लिखा हुआ 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज उठाकर उसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लॉकर ऊपर वाली कतार में सबसे आखिर पे था। कुछ सोचकर इसने मशीन के कीपैड पे 9 पे उंगली रखी, फिर बारकोड सामने किया। बीप की आवाज आई और सब्ज रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लॉकर का दरवाजा खोला। जैसे किचन कैबिनेट को खोलते अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी जो पीछे कहीं से छिपकी थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तखों में शीशों की तह थी, और अगर इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता है। इसने तिजोरी की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी सियाह मखमली डब्बी रखी थी, जैसे अंगूठी की डब्बी हो। इसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई और एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड ना देख सके। 2 मिनट के बाद वो मॉल के बाहर खड़ी थी। इसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की के एडवेंचर्स, वो कभी इन पर एक किताब जरूर लिखेगी, इसने मुस्कुराते हुए सोचा था। फिलहाल इसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डब्बी खोल सके। दफ्तर इसका मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज बर्गर किंग की पेंट्री में आपका इंतजार कर रहा है। ARP 200 का वो मुख्तसर सा पैगाम उसको सुनकर गया। कहीं अब्दुल रहमान जहान के पास तो नहीं चला गया। इसकी आंखों के सामने जहान का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घूमा था। ओ नहीं, वो वापस ज़ेरे ज़मीन मेट्रो की तरफ भागी थी। बर्गर किंग में मामूल का शोर और रश था। करीबन दौड़ती हुई किचन में आई थी। जहान कहाँ है? इसके हवास फाख्ता अंदाज पे वहां शेफ लड़के ने हाथ रोककर उसे देखा। वो पेंट्री में है, मगर ठहरे आप उधर न जाए। वो पेंट्री की तरफ बढ़ी तो वो लड़का उसके सामने आ गया। मगर मैम प्लीज, इसका कोई मेहमान आया, वो अंदर है। इसने कहा है किसी को अंदर आने दूं वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दो प्लीज, मुझे सेमेस्टर की फीस देनी है, आप इधर मत जाए, वो मुझे वाकई जान से मार देगा। अगर आपको अंदर जाने ही हो तो आप पिछली गली से चली जाए, पिछले दरवाजे की घंटी बजा दीजिएगा और इसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वो बाहर
निकल चुकी थी। 10 मिनट भी नहीं लगे थे इसे पिछली गली से पेंट्री के दरवाजे तक पहुंचते। अगर अब्दुल रहमान इधर आया तो वो इसे जान से मार देगी, इसने सोच लिया था। पेंट्री का रोशनदान खुला था, वह हया के चेहरे बराबर आता था। इससे अंदर का मंजर और आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो जो घंटी बजाने लगी बेख्तियार रुक गई। जहान जीन्स की जेबों में हाथ डाले हया की तरफ पुश्त किए खड़ा था। आवाज नीचे रखो, ये तुम्हारा अदलार नहीं है। जहान, मैं तुम्हारी सारी बकवास चुप करके सुनता रहा हूँ। ये मेरी जगह है। इसके मुखातिब ने इस्तेज़ाई अंदाज में सिर झटका। सुरमई बरसाती आंखों पे अनाक और वो नाकाबिले फरामोश चेहरा जिसपे चंद रोज कबल इसने कॉफी उल्टी थी, वो पाशा का चेहरा कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी जगह मत भूलो, ये जगह मैंने तुम्हें दी थी जब तुम्हें बेवकूफा से फरार होकर छुपने के लिए जगह चाहिए थी, मगर तुम दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हो जहान। वो दीवार से लगी पत्थर का मुजस्मा बनी रह गई। इस्तकलाल स्ट्रीट का शोर गायब हो गया। मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है, वो जवाबन कमाले बेनियाजी शाने उचकाकर बोला था। और मेरे काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो 48 घंटों में हो जाएगा? नहीं जहान, इसी रुकाई से बोला था, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम अपने लालच के हाथों बेसब्र होने के बजाय थोड़ा इंतजार करो तो बेहतर होगा। लालच? पाशा ने भी यकीनी से दोहराया। मेरा सब कुछ दांव पे लगा। तुम कहते हो कि मैं लालच में हूँ। जान ने लापरवाही से शाने उचकाया। तुम्हारे अपने जराइम की सजा है, मेरा क्या कसूर? तुम्हारे जराइम की सजा कब मिलेगी? जहान सिकंदर वो लबीचे इतनी तख्ती से बोल रहा था कि चबड़ी की रगें तन गई। याद रखना, जिस दिन मैंने जबान खोली उस दिन तुम सीधा फांसी चढ़ोगे। जहान भी अख्तियार हंस पड़ा। और तुम्हें लगता है कि मैं फांसी चढ़कर तुम्हें अदलार में ऐश करने के लिए छोड़ जाऊंगा? ऐसी फेरी टेल तुम ही गढ़ सकते हो पाशा बे। बेतुर्क में साहब या मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है। पाशा बहुत तासुब से उसे देख रहा था। तुम एक दफा पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो, मैं इस दफा तुम्हारा एतबार नहीं करूंगा। तो ना करो। इसने बेनियाजी से कंधों को जुम्बिश दी। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। पाशा चंद लम्हे बहुत जब्त की उसे देखता है, फिर कुछ लेने के लिए लब खोले थी कि निगाह रोशनदान से झांकते चिरिफ पड़ी। स्याह लबाते में सिर्फ एक उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थी, इनमें सारे जमाने की भी यकीनी थी। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी बाहर खड़ी है जहान, इसे अंदर नहीं बुलाओगे? वो जो चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए खड़ा था, करंट खाकर पलटा। हया उस तरह साकित सी रोशनदान के बाहर खड़ी थी। क्या? जहान ने बेयकीनी से दोहराया। उसे शायद लग रहा था कि इसने गलत सुनाया, या पाशा जरीला मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी सबांजी यूनिवर्सिटी की एक्सचेंज स्टूडेंट, रूम नंबर भी बताओ। हैरान मत हो जहां, तुमने पाशा बे को अंडर एस्टिमेट किया। मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है। क्यों मदाम, मैं ठीक कह रहा हूँ? इसने आगे बढ़कर पेंट्री का दरवाजा खुला और उसे जैसे अंदर आने का रास्ता दिया। मुलाकात? जहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसने शर्तर निगाहों से हया को देखा। वो इतनी बेयकीनी से उसे देख रही थी, बेयकीनी, बेएतबार, फरेब, झूठ। हया, ये तुम उसको जानती हो? वो मुतय्यर सा तरह से उसे यकीन न आया हो, वो इससे बेखबर था। ये सच कह रहा है? इसने मुश्किल बात में कदर लाई। वो इन्हीं बेएतबार निगाहों से पलक झपके बिना जहान को देख रही थी। वो कौन था वो नहीं जानती थी। अब बताओ जहान, मेरा काम 48 घंटों में हो जाएगा या नहीं? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। जहान ने उसे देखा, फिर इसकी पेशानी की रगें तन गई। वो आगे बढ़ा, रुपये साथी को गिरबान से पकड़ लिया। मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 48 घंटों से पहले, लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस्तांबुल के कुत्तों को खाने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। एक झटके से इसने पाशा का गिरबान छोड़ा। इसकी आंखों में वो खून उतरा था कि हया डरकर 2 कदम पीछे ही हट गई। इसने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि पाशा की मुस्कुराहट सिमट गई थी। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मसला नहीं है, न मैंने पहले इसे कुछ कहा न आप कहूंगा। मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज है। हो जाएगा, डोंट गेट लॉस्ट। वो जब से बोला था। पाशा ने अपनी बरसाती का कॉलर ठीक किया और फिर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। हया अभी तक बगैर पलक झपके जहान को देखती दरवाजे में खड़ी थी। तुम इसे कैसे जानती हो? मैं समझ नहीं पा रहा। वो इसके करीब आया तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे मजीद हो गई। वो रुक गया। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना, मगर तुमने अधूरी बातें सुनी है। मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। हया, तुम मुझ पर एतबार है ना? मेरी बात सुनो। वो भी बसी से कुछ कहना चाहता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए जहान सिकंदर की किसी बात का एतबार नहीं रहा था। वो एकदम मुड़ी और उस घर की जानिब भागी। मैरीलैंड लेडी ने खूब हंगामा किया। मैं आजकल इससे छुपता फिर रहा हूँ। जहान कोई अब्दुल रहमान पाशा नहीं है। यूं ही किसी ने अपने बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। झूठ, झूठ था, सब फरेब था। सारे जुमले उसे याद आ रहे थे। आंसू उसकी आंखों से गिरते हिजाब भिगो रहे थे। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगता है एतबार ढूंढने में।
اور سب ختم ہونے میں. وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی. سبان جی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی. اسے معلوم تھا کیسے جہان کی بات سن لینی چاہیے, ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے, مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. پاشا نے اسے وضاحت مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا, ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پر. یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے, کرمنلز. اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا. اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا. پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا. اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا. اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی. حال ہی سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی, سامان پیک کر رہی تھی. نہ بیوقدہ نہ لندن. اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا. پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی. فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حال نے اس کی مدد کی. زبان جی کو ویسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا. وہ لڑکا پھر کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا. ادھوری یادیں, پورے دکھ. اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا. وہ واقعی بہت سے تڑپ گئی تھی. اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا. ایئرپورٹ پہ وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہوئی تھی. جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی. مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا, بس یہ اس کا ڈی جی کو آخری خراج تھا. جب فلیب نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور بار ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون سا ملا. بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی. بس بہت ہو گیا ایڈونچر, بہت ہو گئی پزل. وہ چوکے پہ جلدی سے پاس کھلا مخملی سی ڈبی اندر پڑی تھی. وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی. جانے اس میں کیا تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا. دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر جب ڈھکن کھولا, اندر سیاہ مخمل ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی. اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی. ڈرائیو کا سلور یو ایس بی چمک رہا ہے. نے ڈھکن بند کیا, چمبے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا. انگلی کے 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیا تھا. وہاں کچھ نہیں لکھا تھا. اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا. تصویر, ڈاکومنٹس, کتابیں. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا, مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہاں کی چیز سما سکتی تھی. اندر جو بھی تھا وہ تبھی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی, اور کمپیوٹر ڈی جی کو خراج تحسین دیتے ہوئے لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی. اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی. اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی. قیمتی چیزیں تھیں اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی. حیا نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دی اور جلدی آنکھیں موند لی. صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے و تیاری نے اسے تھکا دیا تھا. بخار, سر درد و تھکان, ان سب کی تکلیف سے کہیں چھٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی. وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تمام واقعات مٹومٹ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے. بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف. وہ فیصلہ نہیں کر سکی. البتہ ایک بات رہتی, اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا. اپنے گھر, باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. اسے ترکی ابھی بھی پسند تھا مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا. بس بہت ہو گیا ایڈونچرز. نے ہار مان لی. وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلی آئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح یہی تھا. اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا. جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا. اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے گا. جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لاشعوری طور پر اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا. فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی. ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا. سر درد, بخار اور بوجھل دل. وہ گولی لے کر سوئی تو زہر کے قریب اٹھی. اتنا بڑا سرپرائز اسے ہاتھوں سے بال لپٹتے ہوئے لانچ میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا. صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی. اب ماں وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی. گھر, تحفظ, امان اور اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے. سبھی پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی. اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا, جہان کو بتایا تھا. وہ شاید بتانا بھول گیا ہو. کچھ کھانے کو ہے. وہ نگاہیں چڑھا کر کچن کی طرف پھرا جانے لگی. تبھی سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت. فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا. آرام سے بیٹھو, نور بانو کھانے لگا رہی ہے. پھر ذرا چوکی. تمہیں بخار ہے؟
जब वो गले लगी थी तो इस वक्त इतने अरसे बाद मिलने के जोश में इन्हें महसूस नहीं हुआ था। शायद नहीं, सफर की वजह से इसने धीरे से हाथ छुड़ाया। पिछले दफा जब वो पाकिस्तान आई थी तब भी उसे बुखार था, तब इसने इस्तकलाल स्ट्रीट में डीजे को खोया था, अब भी उसे बुखार था। इस दफा शायद इसने जहान को खोया था, इसी जगह इस्तकलाल स्ट्रीट में आजादी की गली जिससे वो कभी अपनी जिंदगी आजाद नहीं कर सकती थी। शाम में जब वो असर पढ़कर जाए नमाज तय कर रही थी तो लाउंज की चौखट पर ताया फुरकान ने होले से दस्तक दी। वो चौंक कर उठी, फिर मुस्कुरा दी। ताया बाबा आगे बढ़कर उससे मिली। अरे तुर्की वाले कहाँ से आ गए ने, जैसे इसकी नमाज के अंदाज में लिया दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। बस एग्जाम खत्म हो गए थे, आखिरी महीना तुर्की घूमने के लिए था। मैंने सोचा इसमें पाकिस्तान आ जाती हूँ, फिर जुलाई में क्लियरेंस करवाने चली जाऊंगी। इसने आसान से वजाहत दी जो बहुत सी जगहों पर देनी थी। तो बहुत अच्छा किया। बाकी तरह तुम्हारे कुछ काम था, पता नहीं ऑफिस में होंगे, घर पर तो नहीं। अच्छा मैं कॉल कर लेता हूँ। वो कहकर मुड़ने लगे तो वो जानमाज रख कर के साथ ही चली आई, तब ताकि सबसे मिल ले। सालमत आई अपने मखसूस मुस्कुराते अंदाज से मिली। इरम कमरे में थी, उसे देखकर जरा हैरान हुई। खैर अच्छा किया, कम से कम तुम मेरी मंगनी तो अटेंड कर ही लोगी। तल्ख मुस्कुराहट के साथ वो बोली, मगर इसे खुशगवार सी हैरत हुई। तुम्हारी मंगनी कब? 1-1.5 हफ्ते तक है। इनके कुछ रिश्तेदार बाहर से आए हुए हैं, इनकी रवानगी से पहले ही फंक्शन होगा। इरम बहुत नाखुश लग रही थी। वो ज्यादा देर इसके पास बैठ नहीं सकी और बाहर आ गई। सोनिया किचन में थी, इससे अपनी फितरी खुशखल्की अंदाज में मिली। बैठने को कहा मगर वो बैठी नहीं, ना बैठना चाहती थी। पाकिस्तान और खानदान वाले वही पुरानी जिंदगी लौट आई थी। तुर्की और तुर्की के 4 माह किसी सतरंगे बुलबुले की तरह हवा में तहलील हो गए थे। इंस्टीट्यूट रूम की खिड़की के सामने खड़ा वो नीचे नजर आती गली को देख रहा था। पथरीली सड़क पे बग्गी सी आंखों को ले जा रही थी अदलार की सबसे शाहाना सवारी, मगर इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुले दरवाजे से आयशे उसे अंदर ले आई। इसके हाथ में ब्रिज प्याली थी। हल्की सी आवाज के तासुर ने स्टडी पर प्याली रखी। अब्दुल रहमान तुम्हारी कॉफी। अब्दुल रहमान ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। आयशे उसे ही देख रही थी। रो रही सब आंखें उसके देखने पर इसने निगाहें झुका दी। इसका मतलब था आने ने इसे मुब्तला कर दिया और वो दुखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे साथ ताउन करोगी, वो अपने अजली खुशक अंदाज में कहते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। आने को अपना बेटा वापस मिल रहा है, इससे ज्यादा बड़ी खुशी इनको कभी नहीं मिल सकती। तुम इन माँ बेटे के फैसले में इनका साथ ना देकर इनकी खुशी खत्म कर दोगी, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आयशा ने भीगी बल्कि उठाकर उसे देखा। मैं जानती हूँ कि मुझे और बाहर को वही रहना है जहाँ आने को रहना है। अगर वो अदलार नहीं आ सकता और ये जरूरी है कि हम सब यहाँ से चले जाएं तो मैं रुकावट नहीं होंगी। मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। वो लम्हे भर को रुकी। क्या वाकई सब ऐसा ही होगा जैसे तुम कह रहे हो? क्या वाकई बाहर जाकर वो हमारा साथ ही रहेगा? हाँ, और तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वो अब भी खिड़की से बाहर ही देख रही थी। ठीक है, मैं बाहर को समझाऊंगी, वो कोई मसला नहीं करेगी। हम इतनी खामोशी से तुर्की से चले जाएंगे इतनी खामोशी से तुम चाहते हो? श्योर। क्या तुम अब तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? आयशे सर हिलाकर पलट गई। अब्दुल्ला ने गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा, फिर देखता रहा यहाँ तक कि वो कॉरिडोर के सिरे के आगे गायब हो गई। फिर इसने गहरी सांस ली और बोला, बाहर गुल, क्या तुम मेज के नीचे से निकलना पसंद करोगी? और स्टडी टेबल तले बैठी कान लगाकर बातें सुनती। बाहर गुल ने बेख्तियार जबान दांतों तले दबाई थी। अल्लाह अल्लाह वो हर बार क्यों पकड़ी जाती थी? जब वो दोनों बातें कर रहे होते थे तब वो खामोशी से दबे कदमों आई थी और मेज तले छुप गई थी। जमीन तले लटकते मेज पोश ने चारों तरफ से ऐसे ढांप दिया था, मगर अब्दुल रहमान फिर भी जान गया था। बाहर गुल, वो जरा सख्ती से बोला तो वो रेंगती हुई बाहर निकल आई। इसे अपनी ही तरफ देखते पाकर मासूमियत से मुस्कुराते हुए कपड़े झाड़ती उठी। क्या कर रही थी तुम? वो शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ हाथ बांधे खामोशी से उसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ बोलोगी नहीं? बाहर ने नफी में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि बाहर गुल चुप ज्यादा अच्छी लगती है। अब्दुल रहमान सर झटक कर वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया और बाहर देखने लगा। वो जैसे कुछ सोच रहा था, ये शायद परेशान था। मैं इधर बैठ जाऊं? बाहर ने स्टडी टेबल की रिवॉल्विंग चेयर में जिसके साथ अब्दुल रहमान खड़ा था उसकी तरफ इशारा करके कहा। इसने धीरे से गर्दन अस्पात में हिलाई। वो बड़ी सी कुर्सी पे बैठ गई और मेज के सितार पे अपने दोनों हाथ रखे। जब हया इधर थी तो वो यहीं बैठकर अपने पजल बॉक्स पे गौर करती थी। वो चौंका। वो चली गई है। मारे ने सर उठाकर उसे देखा। इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में हैरत भी न थी। कहा? अपने मुल्क वापस? मगर क्यों? इसने बताया भी नहीं, मेरा नेकलेस भी नहीं खरीदा। मैं ऐसे फोन करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सख्ती से बोला तो बाहरी कुर्सी से उठते उठते ठहर गई। जब तुम इससे कोई रास्ता नहीं रखोगी, समझी? मैंने क्या कहा है? इसके चेहरे पर उदासी उतर आई।
वो इन्हीं सख्त तंबी भरी निगाहों से उसे देख रहा था। बस कह दिया तो कह दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर वो जैसे डरते डरते आहिस्ता से बोली, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हारी इमेज नीचे से कैसी लगती है। बस थोड़ा सा खुद ब खुद सुनाई दिया था। वो जल्दी से वसात करने लगी। तुम्हारा खुद ब खुद समझता हूँ मैं अच्छी तरह। इसे घूर कर वापस बाहर देखने लगा। बाहर की समझ में नहीं आया इसका मूड किस बात पर खराब है। अब्दुल रहमान, बाहर है, मेरी बात गौर से सुनो। बाज़ दफा इंसान को अपना घर, अपना शहर, मुल्क सब छोड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तुमसे एक कुर्बानी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंकल को वापस ले आया हूँ और तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर इसकी मजबूरी है कि वो अब लार में नहीं रह सकता, इसलिए इसने एक दूसरे मुल्क में तुम सबके रहने का इंतजाम किया है। वो इधर ही है और तुम्हारे आयशे और आने के लिए घर सेट करवा रहा है। इसी हफ्ते तक तुम लोग उधर चले जाओगे प्लीज। ना रोगी, ना शोर लोगी, ना तुम मुझे तंग करोगी। तुम अदलार छोड़ दोगी और मेरे खिलाफ जाने की जिद नहीं करोगी, समझी? वो बाहर देखते हुए बेलचक सर्द मेहरी के अंदाज में बोला। बाहर का चेहरा बुझता चला गया। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक नन्ही सी किताब निकालकर बाहर को थमाई। बाहर ने बेदिली से इसे खोला। अंदर इसकी तस्वीर लगी थी। हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? सवाल नहीं करोगी तुम? सुना तुमने? बाहर का सर मजीद झुक गया। वो पासमर्दगी से पासपोर्ट के सफे पलट रही थी। एक जगह वो ठहर सी गई। वो ना पासपोर्ट के रंग को देख रही थी, ना ही दूसरी तफसीलात को। वो सिर्फ इन दो हरूफ को पढ़ रही थी जो वहां नुमाया करके लिखे गए थे, है ना करीम। अब्दुल रहमान, गलती हो गई है, मेरा नाम गलत लिख दिया गया है ना करीम। ये तो मेरा नाम नहीं है। वो हैरत और उलझन से नफी में सड़ने लगी। अब यही तुम्हारा नाम है। बाहर हैरत रह गई। कभी वो इस पासपोर्ट को देखती तो कभी अब्दुल रहमान के बेतासुर चेहरे को। इसे कुछ समझ में नहीं आता। वो एक आखिरी बात वो इसकी तरफ मुड़ा और साफ के में बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सफेद महल, अदलार, तुर्की, अपना नाम, शनाख्त, बहार गुल, हर चीज छोड़ सकती थी, मगर इस आखिरी बात ने तो इसकी सांस ही रोक दी थी। वो टुकर टुकर अब्दुल रहमान को चेहरे को देखने लगी। तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? नहीं, और तुम कोई रोना नहीं डालोगी, मगर तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें तुम्हें मेरी जरूरत है। इसकी आंखें भीग गईं। ओह कम ऑन, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बरहमी से कहते हुए मुड़ा और बाहर निकल गया। बाहर को अपने अंदर से एक आवाज आई थी, जैसे मरमरा के पानी में पत्थर फेंकने की होती है, जैसे दिल टूटने की होती है। आंसू लड़ियों की सूरत इसकी रुखसारों पे गिरने लगे। अब्दुल रहमान को इसकी जरूरत थी। तभी तो इसने इससे वादा लिया था कि अगर वो मर गया तो बाहर इसे जनाजा देगी और इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे पूरा तुर्की से छोड़ दे। बाहर गुल इसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसने अपनी कमर से बंधे गुलाबी पर्स को खोला और पासपोर्ट उसमें डाल दिया। फिर वो कुर्सी से उतरी और दबे कदमों में इसके नीचे चली आई। चारों तरफ से गिरते मेज पोछने से ढक दिया। वो लकड़ी की टांग से सर टिकाए बैठी होले होले सिसकीने लगी। वो सब कुछ छोड़ सकती थी, मगर अब्दुल रहमान को नहीं। फिर अब क्यों? आंसू उसकी गर्दन से फिसलते हुए फ्रॉक के कॉलर में जस पड़े थे। इसने देखना चाहा कि नीचे से मेज कैसी लगती है, मगर वो उसे धुंधली ही दिखाई दी, भीगी आंसुओं से लदी। अब्दुल रहमान ने बाहर निकलते हुए जब आखिरी दफा गर्दन मोड़कर देखा तो बाहर उसे कुर्सी पे सुनसी बैठी बेआवाज रोती दिखाई दे रही थी। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख सकता था। सो तेजी से बाहर आ गया। पिछले बागीचे में वो आयशे की वक्त टेबल की कुर्सी खींच कर बैठा और यूं ही आसमान को देखने लगा। इसका अपना दिल भी बहुत दुखी था। उन दोनों बहनों को इसकी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इसने कभी ये नहीं चाहा था, मगर वो जानता था कि वही सबका जिम्मेदार है। इसके और इसके कामों की वजह से सब हुआ था, मगर फिर भी वो बेकसूर था। बाहर सख्ती से और सदमरी से बात करके अपने तय इसने इनकी रवानगी आसान बनाने की कोशिश की थी। शायद यूं करने से बाहर इससे मोहब्बत करना छोड़ दे, फिर जल्दी से भूल जाए। ये सब आसान नहीं होगा, मगर आयशे संभाल लेगी उसे। वो अपने कमरे की खिड़की से उसे बागीचे में बैठे देखकर आयशे ने बेख्तियार सोचा था कि बाहर को तो वो संभाल लेगी, मगर खुद को कैसे संभालेगी। चंद माह कबल इसकी और अब्दुल रहमान की शदीद लड़ाई के बाद इसे इल्म हो गया था कि जल्द या बदेर वो अब्दुल रहमान से अलग हो जाएंगे। वो इनका कभी नहीं था, वो इनके लिए बना ही नहीं था। वो एक गैर फितरी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर वो फितरी तरीके पे वापस आ जाएंगे। दादी, चचा, छोटी बहन, आयशा के 3 साथी फैमिली मेंबर्स, असल जिंदगी, हकीकी घर, मुकम्मल फैमिली। इसने उंगली की नोक से आग का भीगा घुसा साफ किया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। आने सुबह से तैयारी में लगी थी। वो बहुत खुश थी, सो इसे भी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। रही मोहब्बत तो अच्छी लड़कियों को भी हो ही जाती है, लेकिन जब इन्हें पता चल जाए कि मोहब्बत इन्हें मिल ही नहीं सकती तो वो खामोश रहती हैं। अच्छी लड़कियां खामोशी अच्छी लगती है।
दिल दुखी दिल के साथ इसने दराज से अपनी कीमती चीजें निकालनी शुरू की। वो ये सब एक ज्वेलरी बॉक्स में डाल रही थी। सबसे ऊपर इसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार के रखी। ये इसे अब्दुल रहमान ने उसकी सालगिरह पर तोहफे में दी थी और वैसे कभी नहीं उतारती थी। जवाब में इसने अब्दुल रहमान की सालगिरह पे इसने इसको क्या दिया था? इसने अपने ज्वेलरी बॉक्स की सबसे आखिरी छोटी सी दराज खोली। वो खाली थी। कभी इसमें वो शय होती थी जो इसने अब्दुल रहमान को दी थी, मगर इस बेरहम आदमी ने इसके तोहफे के साथ क्या किया? आयशा ने आजर्दगी से सर झटका। मैं सबसे ज्यादा खौफ इसे इसी बात से आता था कि कहीं वो जानता था तो नहीं कि वो क्या सोचती है, मगर नहीं, वो कभी नहीं जान सकता था। इसने खुद को तसल्ली दी, वो गलत थी। ज़ारा उससे मिलने आई थी। इतने अरसे में ज़ारा को तो वो जैसे भूल ही गई थी। अब दोनों मिलकर बैठी तो तुर्की की ही बातें की गई। बस यही वो मौजू था जिस पर वो ज़ारा से बात कर सकती थी। बाज़ औक़ात दोस्त तो वही होते हैं, मगर वक्त इंसान को इतना आगे ले जाता है कि वो अपने दोस्त के मदार से ही निकल आता है। फिर कितना ही मेल मुलाकात रख ले, उधर बनी फासला नाकाबिले अबूर बन जाता है। वो भी ज़ारा के मदार से निकल आई थी। इसकी दोस्तों तो सिर्फ आयशा गुल और बहारी गुल थी जिनको वो बताकर नहीं आई थी। आज फोन किया तो आयशा का फोन ऑफ था, सो इसने मेल कर दिया। अभी तक जवाब नहीं आया था। ज़ारा गई तो फातिमा ने उसे बुला लिया। सायमत आई हैं। उसे देखकर मुस्कुरा दी। शुक्र है बेटा तुम हो, वरना मैं क्या करती। इरम के ससुराल लग शॉपिंग करनी है, मंगनी के तहफ़ वगैरह। इरम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मेरे साथ चलो। अम्मी की जबान में जो कुछ हलावत थी, चिकनाई, बुरी हलावत, मोतसम, हाले, आयशे, बहारे, डीजे, ये लोग इस चिकनाई से कितने दूर थे, है ना? श्योर टाइगर माँ, मैं जरा अबाया ले आऊं। वो हामी भर के उठी तो फातिमा चौंकी। तुमने अबाया लिया है? जी अम्मा, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, मैंने सोचा अब बाहर जाते हुए ले लिया करूंगी। वो बज़ाहिर बहुत लापरवाही से कहती उठी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पाँव को छूते हुनर के अबाए में सियाह स्टूल को सलीके से चिरे की लपेटे बाहर आई तो वो दोनों पल भर को हैरान रह गई। ये अच्छा किया तुमने, तुम पर अच्छा भी बहुत लग रहा है। फैशन भी आजकल अबाए का। सायमा ताई मुस्कुरा कर बोली, वैसे तुम्हारे ताई ने देखा तो बहुत खुश हो गए। मुझे ताई से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ताई अम्मा। हाँ अबाया तो अच्छा है, मगर बहुत सिंपल नहीं है। फातिमा जरा मुतज़ब्ज़ थी क्योंकि इसका अबाया सादा था और सिवाय आस्तीन के सब स्टोन्स के जो इतने मध्यम थे कि तवज्जो न घेरते कोई काम न था। सोए नहीं गलत था। और मैं जब हज पर गई तो कितना कहती थी कि तुम्हारे लिए बाय ले आओ, मगर तुमने इनकार कर दिया। फातिमा 3-4 साल पुरानी बात दोहराने लगी। वो इसलिए ऐसा करती नहीं थी कि इनकी भाभी जो इनके साथ हज पर थी अपनी बेटी के लिए कीमती और कामदार अबाए ले रही थी। ने साफ मना कर दिया था। अबाए के बजाय इसकी कजन्स के बुरके रूसी मलबूसात लगते थे। बस अब दिल चाह रहा था वो नकाब की पट्टी सर के पीछे बांधने लगी। तुमने नकाब भी शुरू कर दिया? सायमा ताई को वाकईतन झटका लगा था। चले ताई, वो गाड़ी की चाबी बैग से निकालते हुए बोली। इसकी नजरअंदाज करने के बावजूद ताई कहने लगी, चलो अच्छा लग रहा है, मगर देखते हैं कि तुम कितने दिन करती हो। इसने 2 दिन बाद ही छोड़ देना है, फातिमा मुस्कुराकर बोली। चले देखते हैं लेडीज, वो शाने उचकाकर कहती बाहर निकल गई। इस्तांबुल बिला शक व शुबा खूबसूरत और शानदार किस्म का शहर है, वो मानती थी, मगर जो कुछ भी हो पाकिस्तान पाकिस्तान है। अपने मुल्क का कोई मुकाबला नहीं होता। बहुत अरसे बाद वो इस्लामाबाद की सड़कें और दरख्त और मार्केट देख रही थी। ताई को पूरा F10 फिर आकर वो दोनों शाम ढले वापस आई तो अब और ताइफ खानदान में बैठे थे। हया शॉपर्स उठाए चली आ रही थी। ताया जरा सीधे हुए, शायद इन लगा कोई मेहमान हो। मैं हूँ ताया। इसने सर के पीछे बंदी पट्टी उतार कर चेहरे से नकाब अलग किया तो वो दोनों वाकई हैरत से रह गए। तुमने कब से बुर्का लेना शुरू कर दिया? तुर्की में शुरू किया था और बस ऐसे ही लेना शुरू कर दिया। वो बहुत आम से अंदाज में अपने बुर्के की बात कर रही थी ताकि कोई मजाक ना उड़ा पाए, मगर सायमा ताई किसी और ही मूड में थी। वो वहीं खड़े खड़े हया के बुर्के की तारीफ करने लगी। अब बाप मुस्कुरा रहे थे, इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता ताया बहुत खुश हुए। हम आज हया से कह रहे थे कि देखते हैं तुम कितने दिन बुर्का करती हो। नहीं इंशाल्लाह मेरी बेटी कायम रहेगी। ताया अब्बा की बात पर वो फीका सा मुस्कुराई और अंदर चली गई। बुर्का ही था, इतना क्यों डिस्कस करने लगे सब। इसे अच्छा नहीं लगा, मगर शायद वो हक बजाने थे। वो पहले इसके बैरक्स के पास पहनती थी, सो इनकी हैरानी बजाती है। खैर जो भी है, अब आया उतार कर लटकाने तक वो इन तमाम सोचों से छुटकारा पा चुकी थी। अब इसे वो काम करना था जिसके लिए वो सारा दिन मार्केट में मुस्तरब रही थी। कल उसे याद ही नहीं रहा, थकावट इतनी थी और आज मौका नहीं मिला, मगर अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। इसने लैपटॉप ऑन करके बेड पे रखा और पर्स में से वो मखमली डब्बी निकाली। वो जब भी इसे खोलती दिल अजीब तरह से धड़कता था। पता नहीं क्या होगा इसमें। इसने फ्लैश ड्राइव का प्लग लैपटॉप से लगाया। रोशन स्क्रीन पे एक चौखट था उभरा।
इस पे एक मुख्तसर सा पैगाम था जिसका लुबलाबाब ये था कि इस फाइल का पासवर्ड था और पासवर्ड दर्ज करने के लिए एक ही कोशिश की जा सकती थी। सही पासवर्ड दर्ज किया तो फाइल खुल जाएगी, गलत किया तो फाइल खुद ही खत्म हो जाएगी, यानी वो कभी नहीं जान सकेगी कि इसमें क्या था। पैगाम चंद लम्हों बाद ही गायब हो गया। अब स्क्रीन पर एक खाली चौकठा चमक रहा था जिसमें 8 खाने बने थे, किसी 8 हरफी लफ्ज के लिए या किसी 8 हिस्सों के अदद के लिए। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पे उभरी। इसने एक नई पहेली देखकर सोचा कि अब इसे बिल्कुल गुस्सा नहीं चढ़ा। मेजर अहमद ने इसे चैलेंज किया था और उसे अब ये चैलेंज जीत कर दिखाना था। कहीं ना कहीं से पासवर्ड मिल ही जाएगा और फिर वो इसे खोल लेगी। इसने फाइल को आगे पीछे हर तरह से खोलने की कोशिश की मगर इसका प्रोग्राम खासा पेचीदा था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे ये बात अजीब थी कि इस दफा अहमद ने पहली नहीं दी थी। ये पहली दफा हुआ था, वरना वो हमेशा साथ ही देता था। अब वो कैसे पासवर्ड ढूंढेगी? खैर कोई ना कोई हल निकल आएगा, वो पूरी उम्मीद थी। तुर्की से वापस आने के बाद आज इसने फोन ऑन किया। अपनी पुरानी सिम वो निकलवा चुकी थी। अभी 2 ही घंटे गुजरे थे कि इसका फोन बजने लगा। वो जो लैपटॉप पे अपने और डीजी की तस्वीर देख रही थी, चौंक कर सीधी हुई जलती बुझती स्क्रीन पे अल्फाज चमकते देखकर एक गहरी सांस इसके लबों से खारिज हुई। खबर मिल गई आपको? मेजर साहब फोन कान से लगाते हुए बोली। मिल तो गई मगर मैं काफी हैरान रह गया। आप वापस क्यों आ गई? वही नरम धीमा शाइस्ता अंदाज, वो जैसे इस अंदाज से मुस्कुराया था। हैरत है आपको पहली दफा पूरी बात का इल्म नहीं हुआ। लगता है बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? पता नहीं, वो बेजार से बोली। पहली बार इसे शदीद एहसास हुआ कि वो मेजर अहमद से बात नहीं करना चाहती। आपकी आवाज काफी बोझल लग रही है, परेशान भी है, उदास भी। अगर आप वजह नहीं बताएंगी तो मैं इसरार नहीं करूंगा। बस इतना बताएं, आप ठीक तो हैं? वही फिक्रमंदाना अंदाज। वो क्यों करता था इसकी इतनी फिक्र? जी मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ। और अगर इसे नहीं मालूम तो वो खुद अपने शौहर की किसी कमजोरी से इसे आगाह नहीं करेगी। और बताती भी क्या कि इसे अब्दुल रहमान के साथ देखा है जहान को, और वो उनकी बातें। इन सारी बातों को असर न याद करते हुए वो ठहर सी गई। अब्दुल रहमान ने उसे टेक्स्ट करके बुलाया था। जब वो पेंट्री की खिड़की के करीब पहुंची तो इसे वहां पाशा का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था। हो सकता है इसने आते ही इसे देख लिया, हो सकता है वो जानबूझकर ये सब कर रहा हो कि बददिल हो जाए और जहान को छोड़ दे। हो सकता है इसने हया को सेटअप किया हो। आखिर इसने जहान की तरफ की कहानी तो सुनी ही नहीं थी। अभी पूरा महीना हायल था इसके और जहान की मुलाकात में। तब तक वो हया वो चौकी पर सर झटका। ये जो आपकी फ्लैश ड्राइव पे पासवर्ड है, इसे खोलकर कोई और पजल भी निकलेगा क्या? नहीं, ये आखिरी लॉक है। फिर मेरी अमानत आप देख लेंगी। और इसका पासवर्ड क्या है वो तो आप जैसी ज़हीन खातून को चंद मिनट में ही मिल जाएगा। अच्छा आप तंज कर रहे हैं? वो बेख्तियार हंसती। नहीं सच कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है। मुझे यकीन है आप मेरे पजल का आखिरी टुकड़ा भी जोड़ लेगी। ठीक है, अगर मुझे आपकी मजीद जरूरत नहीं तो फिर आप आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। मैं मजीद आपसे ताल्लुक रखना नहीं चाहती। इसका लहजा बहुत खुशबू के चंद सानिए कुछ कह नहीं पाया। मगर आपके शौहर को तो इल्म है। फिर मुझे आपको कुछ बताना है या? इसकी आवाज में दुख था। मैं बगैर किसी जरूरत के आपसे बात नहीं करना चाहती और अब मुझे जरूरत नहीं रही, इसलिए आइंदा मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करूंगी। खुदा हाफिज। इसी लंबी बहस से बचने के लिए इसने खुद कॉल काट दी। अहमद ने फौरन दोबारा कॉल की। इसने नहीं उठाई। अब इसे अहमद की मजीद कॉल नहीं उठानी थी। कल को कोई ऊंच नीच हुई तो सबसे पहले इसका हिजाब बदनाम होगा। वो जानती थी कि इसे आपसे बहुत मेहतात रहने की जरूरत थी। इसने मोबाइल तकिए पे डाल दिया। अहमद से कता ताल्लुक करके इसे कोई अफसोस नहीं हुआ था। वो इसके लिए कभी भी कुछ भी नहीं रहा था। वो मुतमईन थी। उस शाम वो किचन में खड़ी सलाद तैयार कर रही थी। फातिमा भी साथ ही काम में मसरूफ थी। मेहमानों बर्तन धो रही थी। अब्बा लाउंज में टीवी के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो जरा बुलंद आवाज में इन तीनों अफराद की मसरूफियात से बेनियाज उनको तुर्की की बातें सुना रही थी। जब अपने अंदर की उदासी, जहान की खामोशी और यादों से तंग आ जाती तो इसी तरह बोलने लग जाती। और आजकल तो इसकी हर बात तुर्की से शुरू होकर तुर्की पर खत्म होती थी। सफरनामा, इस्तांबुल, ये वो मौजूद था जिससे घर वाले अब बोर हो चुके थे। मगर वहां परवाह किसे थी? अपने घर में ये सहूलत थी कि कोई मर्द मुलाजिम न था। ताया फुरकान का जफर बहुत ही कम इधर आया करता था। इनका खानदान वैसे भी रिवायती था। ताया की तबीयत की रोहिल नहीं है तो इनके बेटों को उधर नहीं आना, और खुद बहुत कम सिवाय किसी काम के उधर नहीं आते थे। सो अपने घर में आजादी से घूम फिर सकती थी। पता है नूरबानो, वहां पैलेस के पीछे वाले रेस्टोरेंट में क्या मिलता था? नूरबान की फरिश्तों को भी पता नहीं कि टॉप कप पैलेस किस जगह का नाम है। वो बेचारी इससे नफी में सर हिलाए रह गई। मगर वहां जवाब का इंतजार कौन कर रहा था? वो कटिंग बोर्ड पे सब्जियां कट कट काटती बोले जा रही थी। वहां एक मशरूब मिलता था, ईरान नाम का, बिल्कुल लस्सी की तरह था, इतने मजेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं रेसिपी लाई हूँ, कभी मिलकर बनाएंगे। लाउन में रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा तो अब्बा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया।
हया ने गर्दन उठाकर उनको देखा। लाउंज और किचन के दरमियानी दीवार ऊपर से आधी खुली थी, सो इनको बआसानी सुन सकती थी। हाँ सबीन, कैसी हो? वो मुस्कुराकर बात करने लगी थी। इसका दिल जोर से धड़का। नवंबर को से टॉप कपी और ईरान भूल गया। वो बिल्कुल चुप सी हो गई, जरा सुस्त रवि से हाथ चलने लगी। समात उधर ही लगी थी। क्या? कब? अब्बा के तासुरात बदले। वो एकदम सीधे होकर बैठे। इसने छुरी गाजे में लगी छोड़ दिया। परेशानी से पको देखा, कहीं कुछ गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बहुत दुख से कह रहे थे। फातिमा भी जैसे घबरा कर बाहर आ गई। तब तक अब्बा फोन रख चुके थे। क्या हुआ? फातिमा परेशानी से पूछी थी। हया इसी तरह मुजस्मा बने खड़ी सांस रोके उनको देख रही थी। सिकंदर का इंतकाल हो गया। अब्बा के अल्फाज ने पूरे लाउंज को सकते में डाल दिया। मलाल भरे सकते में हैरत, शौक, दुख और मिली जुली कैफियत में गिरी खड़ी थी। रूबी, वो लोग एक दो रोज में बॉडी लेकर आ रहे हैं। मैं फरकान भाई को बता दूं। वो तासुफ से कहते फोन उठाकर नंबर मिलाने लगे। एक लम्हे, बस एक लम्हे इंसान से इसकी शराब छीन कर उसे बॉडी बना देता है। इसके अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरे। बेख्तियार इसे डीजे याद आई थी। सुलेमान साहब के बंगले पे फौतगी वाले घर की सोगवारी अच्छाई थी। लॉन में कराता का मर्दों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जबकि ख्वातीन अंदर लाउंज में थी, जहाँ फर्नीचर हटाकर चांदनियां बिछा दी गई थी। दरमियान में खजूर की गुठलियों को ढेर था। रिश्तेदार ख्वातीन सादा होलियों में थी, मगर आधा चची सहर और सना बिल्कुल सफेद नए लिबास पहनकर आ गई थी। पता नहीं रिवाज कहाँ से चल निकले थे। इसने अलबत्ता चॉकलेटी रंग की लंबी कमीज चूड़ीदार पजामे के साथ पहन रखी थी। हम रंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिए, गुठलियां पड़ते वो शौरी तौर पर ऐसी जगह बैठी थी जहां से खिड़की के बाहर लॉन साफ नजर आता था, मगर बाहर वालों को अंदर नजर नहीं आता था कि दोपहर का वक्त था और खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट होते थे। लॉन में खानदान के मर जमा थे। अब्बा ताया और कुछ कजन अलबत्ता नहीं थे। वो लोग पप्पू और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए। आज 3 रोज बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जहान का सामना कैसे करेगी। खैर सिर्फ फतेह से होनी चाहिए, ना कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था और इतनी मजबूत तो वो थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पे नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद जब बाहर शोर समझा और वो लोग पहुंच गए तो इसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरत सदा हो गई। इतने बरस बाद पप्पू आई थी, वो भी ताबूत के साथ। लाउंज के दरवाजे पर खवातीन उनसे मिलते हुए रो रही थी। ऊंचा बैन बुलंद से किया। दूर दराज की रिश्तेदार औरतें जो हर शादी में सबकी तरफ से गाती और हर फौतगी में सबकी तरफ से रोती थी, सबसे आगे थी। बात में डाल लग रही थी। बीगी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वो सभी खड़े हो चुके थे। लड़के ताबूत अंदर डाल रहे थे। हया जरा एक तरफ हो गई और दुपट्टे का पल्लू जरा तिरछा करके चेहरे पर डाल लिया। हाथ से पकड़ भी लिया। दुपट्टा पिछने से काफी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब चुप गया था। ये इसका गैर महसूस सा नकाब था। अब अगर वो नकाब करती ही थी तो मुनाफिकत कैसी के बाहर के मर्दों से करे और कजन से ना करे। एक फैसला किया है तो इसे सही से निभाए भी। मर्द बाहर चले गए तो वो आगे बढ़कर पुप्पू के गले लगी। हया, तुम कहाँ चली गई थी? जहान बहुत अपसेट था। बेआवाज आंसू बहाती पुप्पू इससे अलग होकर आहिस्ता से बोली। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था अगर पुप्पू एक ही फोन कर लेती? इसने जवाब नहीं दिया। जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पर आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मंच में वो जहान को खोजने लगी। फिर एकदम चौंकी। इसने बहुत सी बातें सोची थी। जहान इतना गैर मुतवक्का था कि इससे कुछ बैद नहीं थी। वो इसके साथ कैसा रवैया रखेगा, मगर जो जहान ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जहान सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जहान नहीं आया चची। पर वक्त पता नहीं कब अंदर आया था और करीब ही खड़ा फातिमा को बता रहा था। पप्पू बता रही थी कि वो कामों में फंसा हुआ है। फर्रुख बताकर आगे बढ़ गया। फातिमा तो फातिमा, वो खुद भी शशतर रह गई। ऐसी भी क्या मजबूरी के बंदा बाप के जनाजे पर भी ना आए। वो इतनी हैरान थी कि गुठलियां भी नहीं पढ़ पा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ हया का साथ देने वो डीजे के वक्त आ सकता था, तो अपने बाप के साथ क्यों नहीं? जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं दिखता, इसे पूरी बात समझ नहीं आती। कहीं दूर से जहान की आवाज हो रही थी। शायद वो वजाहत इसने इसी लम्हे के लिए दी थी, मगर वो क्यों नहीं आया? क्यों? सब बहुत मुतासिफ और गमज़दा से थे। घर में खामोशी ने सोगवारी अफ्तारी की हुई थी। अगले रोज खुल थे। घर में कुछ करने के बजाय ताया रब्बा ने वही किया था जिसका रिवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीज और अकारीब को किसी 5 स्टार होटल में डिनर के लिए फैमिली वॉचर्स दे दिए गए थे कि वहाँ खानदान जाकर डिनर करे और मरहूम के सारे सवाब के लिए दुआ करे। इस्लामाबाद भी कभी कभी ऐसे लगता था इस्तांबुल बनता जा रहा है। इससे ये हुआ कि लोगों के सवाल और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने से ताया रब्बा महफूज रहे। मगर हया ने सोचा जरूर कि ताया फुरकान को, इस्लाम को अब क्या हो गया। फातिमा फोन सुनने उठी तो वो
कॉफी का कप लिए फुप्पो के पास आ गई। वह अकेली बैठी थी, खामोश थकी हुई। एक सफर था जो तमाम हुआ, एक मुशक्कत थी जो खत्म हुई। थैंक यू बेटा, इसने कप बढ़ाया तो वो चौकी पर भीगी आंखों से मुस्कुराया और कप थाम लिया और थैंक यू किया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी, शर्मिंदा मत करें फूफो, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा जहान को मेरा मैसेज मिल गया होगा और वो आपको बता देगा। एक मुंह सी वजह देकर वो अपना कप लिए उनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चली गई। मैं बहुत परेशान था, वो शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वो क्यों नहीं आया? सरसरी से अंदाज में उसने पूछ लिया। वो चंद लम्हों से देखती रही, इसलिए फैसला न कर पा रही हूँ कि वो कितना जानती है। वो तुर्की से बाहर गया हुआ था, फ्लाइट का मसला था, कुछ अभी एक दो रोज में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी अकेले सब कुछ मैनेज करना। हया, मैंने सारी जिंदगी सब कुछ तना ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जलावत नहीं काट रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता नरमी से कह रही थी। और अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने खानदान के मर्दों के सहारे की जरूरत नहीं रही। वो बस उनको देखी गई इनकी चेहरे की लकीरों में बरसों की मुशक्कत की दास्तान थी, जिसे पढ़ने की आंख हया के पास नहीं थी। तुम्हें भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए। इनकी आखिरी बात पर वो बेख्तियार चौंकी। ये माँ बेटा बहुत औकात कितनी मुबहम बातें कर जाते थे। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज सीटी की तरह इसके समात में गूंजी। काफी देर बाद इसने भारी पुटपुटे पर मुश्किल उठाया और अंधेरे में जलते बुझते रोशनी के बम्बे की तरफ देखा। मोबाइल मतलब तक इसने बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठाया। जहान कॉलिंग। इसकी सारी नींद उड़ गई। रात के 3 बजे थे। वो एकदम उठ बैठी और कॉल पिक की। सारी नाराजगी रात की खामोशी में तहलील हो गई थी। जहान, इसकी आवाज अभी भी नींद से उजलती। हया, वो धीमी आवाज में कहते रुका। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? बेड क्राउन के साथ टेक लगाते इसने रिमोट उठाकर उसे एसी ऑफ किया। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। एसी को ऑफ कर दिया उसने और उठकर बैठ गई। फाइन, तुम सो रही थी? हाँ, इस वक्त मैं फुटबॉल तो खेलने चली। इसने सोचा मम्मी सो रही है, जाहिर है उठाओ उन्हें। नहीं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मामू है या ड्राइवर? वो जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अब्बा और अम्मा शाम में लाहौर गए हैं, कोई फौत हो गई थी, सुबह आ जाएंगे। क्यों? वो एकदम चौकी। तुम कहो मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता मालूम नहीं, तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओ हाँ, तुम रुको मैं आ रही हूँ, बोले। आप फिक्र तेजी से बिस्तर से उतरी, मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लेने खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था। वैसे भी वो पार्ट टाइम था, ऐसे में वो खुद जाए इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थी, अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने जहान को कॉल करके आने का पैगाम दिया। इसका तुर्की का नंबर रोमिंग पे था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठा एक चमड़े का पूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम अस्सलाम। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए हया ने जरा की जरा निगाह फेर कर इसे देखा। वो सिया पैंट में आधे आस्तीन वाली ग्रे शर्ट पहने हुए था। वही माथे पे गिरते जरा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में इसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। वो इसे पहले से जरा कमजोर लगा। इसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी फर्क वासी था। कार सड़क पर रवाती हवा थी। दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का तनाव और बोझलपन भी दरमियान में हायल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं। वो जरा देर को रुकी। तुम आए क्यों नहीं? सब पूछ रहे थे। मसरूफ था। वो गर्दन जरा तिरछी किए बाहर वीरान अंधेरी सड़क को देख रहा था। वो खामोश होकर कहने को जैसे कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे पहले कब्रिस्तान ले जा सकती हो? हया ने सर हिला दिया। कब्रिस्तान घर से ज्यादा दूर नहीं था। जल्दी वो पहुंच गए। बाहर नीला सा अंधेरा छाया था। सवाली निशान की सूरत बने 7 बहन भाई सितारे आसमान पे चमक रहे थे। पप्पा की कब्र आपके दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने उसे बताया। आते में जहान के वालिद और दादा की कब्रें दाखिली दरवाजे के साथ एक ही तरफ थी। एक दरख्त इसके दादा की कब्र पे साया कर रहा था। उसी ने बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ी हो गई। यहाँ से वो जहान को बआसानी देख सकती थी। जहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दोनों कब्र के पास आया। फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठता गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाया। वो दुआ मांगा। हया इसके अकब में थी, सो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। दुआ के बाद वो काफी देर सर झुकाया एक पंजे के बल कब्र पर बैठा रहा। उंगली से वो मिट्टी पे लकीरें खींचता रहा। फिर जब वो उठा तो हया जाने के लिए पलट गई। घर आकर वो अंदर दाखिल हुई तो हया ने आस्तीकी से लाउंज का दरवाजा बंद किया और 2 उंगलियों से नकाब नीचे खींचते हुए उतारा। तुम आराम कर लो, मैं ऊपर कमरा दिखाती हूँ। वो अजनबी से अंदाज में कहती सीढ़ियां चढ़ लगी। जान खामोशी से इसके पीछे ऊपर आए। दस्ती बैग हाथ से पकड़कर कंधे पे डाल रखा था। हया दरवाजा करके एक तरफ खड़ी हो गई। साफ सुथरा सा गेस्ट रूम। कुछ खाओगे? उसने चौकट पे खड़े किसी रस्मी मेजबान के लहजे में पूछा। जहान ने बैग बेड पे रखा और साथ बैठा। बस एक कप चाय। मेरे सर में दर्द है। वो झुककर जॉगर्स के जिसमें खुलवाता वोल्टे कदमों वापस पलटी। चंद मिनट बाद जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाई। वो बेड पर नींदराज आंखों पे बाजू रखे हुए था। चाय इसने
कप साइड टेबल पे रखा, वो हिला तक नहीं जहान, मगर वो सो चुका था। हया की आंखें इसके पाँव पे फिसली, जॉगर्स के तिस्मे खो चुका था मगर उतारे नहीं। पता नहीं क्यों इसे तरस सा आया, शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। इसने एसी ऑन किया और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। सुबह वो देर से उठी, लाउंज में आई तो पप्पू और फातिमा चाय पी रही थी। 11 बज चुके थे। नूर बानो मेरा नाश्ता, नूरी बानो को पुकार कर वो इनके पास आ बैठी। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। तुम सो रही थी? फातिमा मुस्कुराकर कहने लगी। हूँ। अच्छा, जहान उठ गया? हया की नगाह सीढ़ियों के ऊपर फिसली तो यूं ही लबों से निकला। वो दोनों एकदम से एक से देखने लगी। जहान ओह, एकदम सीधी हुई। वो सुबह पहुंच गया था ऊपर कमरे में, आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सभी सिकंदर के चेहरे पे एकदम चमक सी उभरी, खुशगवार सी है। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा है मगर इधर कोई नाराजी नहीं। जी मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठाई। ऊपर इसके कमरे का दरवाजा खुला तो यह बस्ता हो चुका था। एसी तब का ऑन था। इसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जाने से हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पर बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें नहीं पड़ने देता था। तपाई पे दरी चाय पुरानी और ठंडी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, इसको पता तो चले कि वो इसके लिए चाय ले आई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो उसको उठने का इंतजार कर रही थी। दोपहर में ज़ारा आ गई। मौसम अच्छा था, दोनों शॉपिंग प्लान की, मगर जब वो अबाया पहनकर बाहर आई तो फिर से एक्शन रिप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू कर दिया? वही हैरत, सवाल, तफ्तीश, तशवीश। एक लंबा और जामे सा जवाब देकर भी उसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है और गैर आरामदेह भी। शॉपिंग करते, जूते देखे, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कूप का स्लश पीते हुए ज़ारा पार कर रही। खैर आरामदेह निगाह इस पर डालती जो पूरे एतमाद से अबाया और नकाब में बैठी स्लश पी रही थी। यार चेहरे से तो उतार दो ज़ारा, मेरा नरम घुट रहा है ना ही मरने लगती हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हूँ, अगर तुमने नहीं हो तो बताओ। वो एकदम बहुत संजीदगी से कहने लगी। वो हया सलीमान थी। वह शक्ल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपनी जमाने जहलीत के लिबास पर किसी को बोलने का मौका नहीं देती तो अब नकाब पर क्यों किसी को बोलने दे? सिर्फ हिजाबी लड़की सबर क्यों करे? इसकी राय में बहुत ज्यादा जो पहनने को भी कमजोरी समझा जाता था। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी लिए कह रही थी, जरा बौखला के ज़ारा ने कहा। वो सर झटक कर स्लश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजिर अब भी रकम थे। डॉली इसे सबसे पहले इसी जगह पर मिला था। मेजर अहमद ने पिंकी से मिलकर इसे जो उलझन होती थी वो पिंकी कैसे बना अब वो खत्म हो गई थी। वो तो इसकी जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो ये बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल जरा बोझल था। ज़ारा और इसके मदारब मुख्तलिफ हो गए थे। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द अमल देती। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पर लग गया था। लाउंज में सब बड़े बैठे थे। ताया, ताई, अब्बा, अम्मा, पुप्पू और सामने एक सोफे पे संजीदा सा जहान बैठा था। वही सुबह वाले कपड़े मगर बाल गिले थे। शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसे लगा वो उसे देख रहा है। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। जहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जा था, वो इसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा इसकी जहान से मुलाकात रात के खाने पे हुई। वो जरा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था। अब्बा मरकजी कुर्सी पे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जहान ने जो कुर्सी खींची वो हया के मद्दे मुकाबल थी, मगर वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वह सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला। कुछ कंफर्म नहीं? छुट्टी कैसी, अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। इसने तलखी से सोचा। 1 डेढ़ हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊं। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूंगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। फुप्पो आप अब यहीं रहेंगे? इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत सी उमड़ आई। सबीन पुप्पो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर अस्पात में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहां थी, अब इधर रहने का जवाज नहीं। तो जहान आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ, फातिमा ने जरा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नजर सुलेमान साहब को देखा। वो भी जरा उम्मीद से जहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश, और अपार्टमेंट की क्या जरूरत है, यही घर है सबीन का। जहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। इसकी आवाज में कुछ था कि हया हाथ रोक कर उसे देखने लगी। वह सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो वो कभी कभी इसके चेहरे पे देखा करती थी, खास मौकों पे, खास बातों पे। खैर कभी वो इसकी वजह भी जान ही लगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी।